हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया, पार्ट 7, चैप्टर 71। सिया का वैदिक को मुंह तोड़ जवाब देना। चित्रांग वैदिक की इस हरकत पर उसे घूरकर देखने लगता है और अपने मन में कहता है, चलो अच्छा हुआ जो आपने खुद ही बता दिया अपने बारे में, वरना मुझे सिस्टर से आपके बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन आपने खुद ही अपने बारे में बताकर मेरा काम और भी आसान कर दिया। वैदिक चित्रांग को खुद को इस तरह से देखते हुए देखकर डेविल स्माइल करता है, फिर वो सिया को उसी तरह पकड़े हुए अपनी मैग्नेटिक आवाज में आगे कहता है, चित्रांग को देखते हुए, जान। उसके मुंह से फिर से जान सुनकर सिया उसे देखने लगती है और सोचने लगती है कि वैदिक के दिमाग में क्या चल रहा है। अब आगे अपनी चेयर पर बैठा सार्थक, जो कब से हैरानी वाले भाव लिए वैदिक को देख रहा था, वो बोल पड़ता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? उसने अबे इतना ही कहा था कि उसके बगल में बैठी दिशा जल्दी से उसके हाथ पर जोर से चिमटी काटती है। दिशा के ऐसा करते ही सार्थक की आह निकल जाती है और वो घूरकर दिशा को देखते हुए पूछता है, तुमने मुझे चिमटी क्यों काटी इतनी जोर से? सार्थक का सवाल सुनकर दिशा जल्दी से कहती है, आपने अभी कहा न कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। बस इसलिए ही मैंने ऐसा किया, आपको ये बताने के लिए कि आप सपना नहीं देख रहे, बल्कि ये सच है, जो आप देख रहे हैं वो मैं भी देख रही हूँ। उसकी बात सुनकर सार्थक दिशा को घूर कर देखता है तो दिशा उसे क्यूट सा फेस बनाकर वैदिक को देखने का इशारा करती है। उसके इशारे को समझकर सार्थक फिर से अपनी नजरें वैदिक और सिया के ऊपर टिका देता है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उन्हें देखने लगता है। वैदिक सिया को चुप देखकर फिर से सवाल करता है, जान, तुमने अपने इस मुंह बोले भाई को क्यों नहीं बताया कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ? सिया कुछ कहती उसके पहले ही रघुवेंद्र जी बीच में बोल पड़ते हैं, तुमने कभी बताया नहीं हमें कि तुम्हारी वाइफ भी है और नहीं कभी उससे मिलवाया हमें। इतना कह वो एक डेविल स्माइल लिए वैदिक को देखते हैं। उनकी बात सुनकर वैदिक अपनी गुस्से से लाल आंखों से उनकी ओर देखता है, जैसे उन्होंने बीच में ये बोल के गुनाह कर दिया हो। रघुवेंद्र जी की बात सुनकर ईशावीर और सार्थक की हंसी छूट जाती है। सुमन जी भी उन्हें अपनी आंखें चढ़ाकर देखने लगती है। वैदिक रघुवेंद्र जी की बात सुनकर उन्हें घूरते हुए ही कहता है, क्या सच में आपको नहीं पता है या बात कुछ और है? उनकी बात सुनकर वैदिक सिया के हाथ को पकड़े हुए ही रघुवेंद्र जी के पास आता है और फिर उनकी आंखों में आंखें डालकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, डैड मीट माई वाइफ मिसेज सिया वैदिक खुराना। फिर एक नज़र सबको देखते हुए अपनी बुलंद और डरा देने वाली आवाज में अपने एक एक शब्दों पर जोर देते हुए कहता है, प्लीज अटेंशन एवरीवन, मीट माई वाइफ सिया वैदिक खुराना। उसकी बात सुनकर सभी लोग एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं, लेकिन अगले पल ही उनकी हैरानी और बढ़ जाती है जब सिया कहती है, लेकिन हम तो आपको जानते भी नहीं और न ही हम आपको अपना कुछ मानते हैं। इतना कह सिया अपना हाथ वैदिक की पकड़ से छुड़ा लेती है। उसकी बात सुनकर वैदिक का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है और वो सिया को देखते हुए कहता है, तुम्हारे मानने या न मानने से ये सच बदल नहीं जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वैदिक की बात सुनकर सिया के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ कहती है, क्या सच में ऐसा है या ये कोई नया तरीका खोजा है आपने मुझे जलील करने का? अगर कुछ बच गया है तो आप बेझिझक कर सकते हैं, पर आप हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी मत कीजिए कि हम आपका ये कर्ज भी न चुका पाए। सिया की बात सुनकर सभी लोग उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं, जैसे वो आज किसी और ही सिया को देख रहे हो। ये वो सिया तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो किसी की ऊंची आवाज सुनकर खौफ जाया करती थी, लेकिन आज इस सिया ने वैदिक को जवाब दिया। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई थी कि वो वैदिक के सामने कुछ बोल सके, लेकिन आज सिया ने वो कर दिखाया है जो किसी ने नहीं किया था। सिया की बात सुनकर वैदिक सिया के फेस को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। वो सिया के इस तरह बोलने से थोड़ा हैरान था, जिसे उसने अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के पीछे ही छिपा रखा था। वैदिक सिया के चेहरे को गौर से देख ही रहा होता है कि तभी सिया फिर से बोलती है, हमें नहीं लगता है कि आप जैसे इतने बड़े आदमी मुझ जैसी गिरी हुई लड़की को अपनी वाइफ बनाना चाहता होगा, जिसकी औकात उसके घर में काम कर रहे नौकरों से भी कम हो या फिर उनके आसपास भी ना हो और वो उनसे भी गैर गुजरी हुई हो। सिया की आगे की बात सुनकर वैदिक के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और वो गुस्से से गरजते हुए कहता है, जान, तुम्हें किसी ने ये हक नहीं दिया है कि तुम अपने बारे में ये सब कुछ बोलो।
वैदिक ने इतना ही कहा ही था कि तभी सिया फिर से बोल पड़ती है। हमें खुद के बारे में बताने के लिए किसी के हक देने या ना देने का क्या लेना देना है। जहां तक मुझे पता है किसी को भी खुद के बारे में बताने के लिए किसी हक की जरूरत नहीं होती है, उसके पास खुद ही हक होता है कि वो अपने बारे में बता सके। चैप्टर 72 एक धमाका। सिया की सारी बातें सुनकर वैदिक गुस्से से अपना आपा घिरे घिरे खोता जा रहा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता है तो वो गुस्से से चीखता है, जान अब एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हारी जुबान काट कर फेंक दूंगा। उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर सिया भी सहम जाती है। वैदिक को इस तरह से सिया के ऊपर चिल्लाते हुए देखकर चित्रांग वैदिक के पास आता है और एक झटके से सिया के बाजू को पकड़कर अपने ओर खींचता है और उसके बाद वो सिया को अपने पीछे खड़ा कर खुद आगे खड़ा होकर वैदिक के हेजल ग्रीन आंखों में अपनी स्टिल ब्लू आंखों से देखते हुए कहता है, आप उन्हें हाथ तो लगा कर देखिए। उसके बाद वो वैदिक की ओर झुककर उसके कान में बहुत ही धीरे से कहता है, जिसे सिर्फ वैदिक ही सुन सकता था, आपके हाथ काट कर फेंक दूंगा। कहकर चित्रांग वैदिक से दूर होकर अपनी आंखों आग लिए वैदिक को देखता है। चित्रांग की बात सुनकर वैदिक उसे घूरते हुए उसी के अंदाज में कहता है, हाथ ही नहीं मैं बहुत कुछ लगाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अबे तुम बच्चे हो तो बच्चों वाले काम करो। इतना कह वो चित्रांग के पीछे खड़ी सिया को एक नजर देखता है। उसके बाद वो अपनी नजरें घुमाकर सबको देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहता है, आप सब लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए और मेरे जान के मुंह बोले छोटे से भाइयों को भी एंजॉय कराए, तब तक मैं अपनी जान से बात करके आता हूँ। उसकी बात सुनकर चित्रांग अपनी गुस्से से धधकती आंखों से उसे देखते हुए कहता है, वो आपको अपना हस्बैंड नहीं मानती है तो आप अब उनसे कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। चित्रांग अभी अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही वैदिक चित्रांग के साइड से होते हुए सिया के पास जाता है और एक झटके के साथ सिया को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके बाद बिना किसी पर ध्यान दिए सिया को लेके लिफ्ट की ओर बढ़ने लगाता है और उसी के साथ जाते जाते वैदिक पार्थ को कुछ इशारा भी करता है। उसे जाते हुए देखकर चित्रांग अपने दांत पिसते हुए गुस्से से अपने शब्दों को चबाते हुए कहता है, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, आप उन्हें इस तरह से नहीं ले जा सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कह वो जॉनी को देखकर कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर जॉनी जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाता है। उसके बाद अपने फोन में कुछ करने लगता है, जिसे देखकर चित्रांग के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो बंद होती लिफ्ट को देखता है, फिर अपने मन में कहता है, कुछ देर और मेरे प्यारे ब्रदर इन लॉ। उसके बाद एक धमाका। इतना कह वो पार्थ को घूरने लगता है जो एक प्लेट में खाना सर्व कर रहा था, जैसे चित्रांग के दिमाग में पार्थ को लेके कुछ बड़ा चल रहा हो। सिया खुद को वैदिक के इस तरह से सबके सामने उठाने से सदमे में चली जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ। अबे अबे सिया को जब तक कुछ समझ आता है कि उसके साथ क्या हुआ है, तब तक वो वैदिक के साथ लिफ्ट के अंदर थी और बंद होती लिफ्ट को देखकर वो जल्दी से उसके बाहों से उतरने के लिए छटपटाते हुए कहती है, हमें छोड़िए, आप हमें ऐसे नहीं उठा सकते हैं। वैदिक सिया के बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तभी लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर जाके खुलती है। लिफ्ट खुलते ही वैदिक सिया को अपने बाहों में ही थामे हुए लिफ्ट से निकलकर अपने रूम में जाता है। वैदिक रूम में पहुंचकर सिया को बेड पर बहुत ही अच्छे से लेटा देता है। उसके लेटाते ही सिया जल्दी से बेड से उठने लगती है। उसे इस तरह से देखकर वैदिक सिया को घूर कर देखते हुए कहता है, जान तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। कहते हुए सिया को देखता है, जो अब तक अपना दोनों पैर बेड से लटका कर बैठ चुकी थी। वो जैसे ही अपना पैर फर्श पर रखने वाली होती है, वैसे ही वैदिक उसके सामने आते हुए सिया के दोनों बाजुओं के बगल में अपने दोनों हाथ रखकर उसके ऊपर झुकने लगता है, जिसे देखकर सिया थोड़ा डरते हुए पीछे की ओर झुकने लगती है। सिया को देखकर वैदिक कहता है, क्या हुआ जान, नीचे तो तुम बहुत बोल रही थी, अब क्या हुआ बोलो ना। वैदिक की बात सुनकर सिया अपनी समुद्र जैसे गहरी नीली आंखों से उसकी हेजल ग्रीन आंखों में देखते हुए बिना किसी डर के कहती है, हमें जाने दीजिए, आप सामने से हटिए, मेरे हमें नहीं रहना है आपके साथ। चैप्टर 73 किसी ने मेरे दिल को मेरे सीने से निकाल लिया हो। सिया जैसे ही जाने की बात करती है, उसकी जाने वाली बात सुनकर वैदिक सिया के ऊपर आते हुए अपने एक हाथ से उसके बाजू को कसकर पकड़ता है और दूसरे हाथ से सिया के चीन को दबाता है। उसके ऐसा करने से सिया को अपनी बाजुओं और चीन पर दर्द का एहसास होता है, लेकिन वो उस दर्द को अपने फेस पर नहीं आने देती है। वैदिक गुस्से से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, जान
मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत आ गई है जो तुम इन दिनों मेरी बातों का बेखौफ जवाब दे रही हूँ। लगता है तुम भूल गई हो, अगर मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया तो तुम्हारे पास रहने का ठिकाना तक नहीं है। कौन देगा तुम्हें जगह अपने घर में, फिर भी तुम मेरे साथ रहने से मना कर रही हो। वैदिक की बात सुनकर सिया उसकी आंखों में देखते हुए अपनी धीमी सी आवाज में कहती है, हमें जरूरत नहीं है आपके इस घर की, हम बिना घर के भी रह सकते हैं। और रही बात जगह की तो वो हम खोज लेंगे, अगर नहीं मिला तो जैसे इस घर में काम करके अपने रहने और खाने का गुजारा करते हैं वैसे ही किसी और के भी घर में हम यही काम करके रह लेंगे। अगर फिर भी हमें नहीं मिला तो हम भीख मांग ले। सिया अपनी बात पूरी कर पाती कि उसके पहले ही वैदिक सिया को इस तरह से बोलता हुआ देख अपना आपा खो देता है और वो सिया के चीन को बहुत ही कसकर दबाता है, जिस वजह से सिया बोलते बोलते रुक जाती है और उसके चेहरे पर एक ना बयां करने वाला दर्द उभर आता है। वैदिक सिया के चीन पर और भी ज्यादा दबाव बनाते हुए बहुत ही सहायक तरीके से हंसते हुए अपने रूखे शब्दों में कहता है, जान, क्या तुम थकती नहीं हो इतना बोलने से, या फिर तुम्हारी जुबान ही बहुत तेज चलती है? लेकिन तुम डरो मत, मुझे इन्हें कैसे काबू में रखना है बखूबी ही आता है। फिर वैदिक सिया के ऊपर पूरा लीन होते हुए उसके कानों के पास अपने होठों को लेके जाता है और बहुत ही ठंडे स्वर में कहता है, जान, तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। वैदिक के लीन होते ही सिया अपने जले हुए हाथ से वैदिक को खुद से दूर करने लगती है, उससे खुद के ऊपर से हटाने के लिए उसके सीने पर हाथ रख उसे अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करते हुए कुछ बोल भी रही थी, लेकिन वैदिक के कसकर उसकी चीन पकड़ने से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। सिया के बार बार ऐसा करने से वैदिक झट से सिया के चीन को छोड़कर उसके जले हुए हाथों को भी बेदर्दी से पकड़कर उसके सर के ऊपर करता है और अपने एक हाथ से सिया के दोनों हाथों को कसकर पकड़कर उसके सर के ऊपर कर फिर तुरंत ही उसके चीन को कसकर पकड़ लेता है। वैदिक ये सब इतना जल्दी करता है कि सिया के मुंह से बस इतना ही निकलता है, इस बीच में हमें दर्द। लेकिन वैदिक उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए फिर से उसके कानों के पास जाके बोलता है, जान, तुम चाह कर भी अब मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ मैं तुम्हें खोज लूंगा और फिर तुम्हें अपने पास लेके आऊंगा, क्योंकि तुम मेरी हो। आज तुमने जो कुछ भी कहा उससे तो मैंने चुपचाप सुन लिया, लेकिन आइंदा कभी भी तुम मुझसे दूर जाने के बारे में गलती से भी मत सोचना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वैदिक इस समय किसी सहायकों से कम नहीं लग रहा था, उसकी एक एक बातों में उसका पागलपन साफ साफ दिखाई दे रहा था। वैदिक एक डेविल स्माइल करते हुए फिर से कहता है, जान, तुम्हें पता है तुमने जब मुझे छोड़कर जाने के लिए कहा तो मुझे कैसा लगा? फिर खुद ही जवाब देते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मेरे सीने से निकाल लिया हो और मुझे बहुत तेज दर्द भी हुआ। वैदिक सिया की जाने देने वाली बात सुनकर उसने जो महसूस किया था वो बता रहा था, लेकिन उसके नीचे पड़ी सिया का ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। उसका चेहरा इस समय बिल्कुल लाल हो गया था और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसके चेहरे पर दर्द की लकीर खींच गई थी और उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए जो किसी भी पल बहने को तैयार थे। सिया वैदिक के नीचे दर्द से छटपटाने लगती है और वो बहुत कोशिश भी करती है उससे झूठने की और बोलने की भी। जब उसे लगाता है वो अब कुछ नहीं कर सकती है तो न चाहते हुए भी उसके आंखों के कोने से आंसू बहने लगते हैं और उसकी आंखें भी हल्की हल्की बंद होने लगती है। चैप्टर 74 हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सिया इस वक्त खुद को बहुत ही लाचार महसूस कर रही थी, वो बार बार बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वैदिक ने उसकी चीन को बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी और न चाहते हुए भी सिया के आंखों के कोने से आंसू बहने लगते हैं। वैदिक जो सिया में खोए हुए उससे अपनी बातें कहकर सिया के कान पर और उसके नीचे अपने होठों से छूने लगता है, तभी उसे अपने फेस के ऊपर कुछ गीला सा महसूस होता है, जिसे महसूस कर वैदिक जल्दी से अपना सर उठाकर सिया के फेस को देखता है। सिया के फेस को और उसकी उखड़ती सांसों को देखते ही वैदिक हड़बड़ा जाता है और अपनी बेचैनी भरी आवाज में सिया के चीन को छोड़कर जल्दी से उसके गालों को सहलाते हुए पूछता है, जान, जान, तुम्हें क्या हुआ? सिया जो लगभग बेहोश होने वाली हालत में पहुंच चुकी थी वो अपनी उखड़ती हुई सांसों को काबू में करते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बस कुछ शब्द ही बोलती है, हाँ हमारे पेट में बहू बहुत ततजा ज्यादा दर्द हो रहा है। इतना कहते कहते सिया की आंखें पूरी बंद हो जाती है।
सिया की बात सुनकर और उसे फिर से बेहोश होते देखकर वैदिक बहुत ही घबरा जाता है और वो तुरंत ही सिया के पेट को देखने के लिए अपने सर को सिया के पेट की ओर करता है। वैदिक जैसे ही सिया के पेट की ओर देखता तो पाता है कि वो सिया के ऊपर इस वक्त पूरा लीन है और उसी के साथ वैदिक एक झटके से सिया से दूर हो जाता है और वो घबराते अपने अपने मन में कहता है, मैं अपने गुस्से में तो ये भूल ही गया था कि जान प्रेग्नेंट है, फिर भी मैंने अपना पूरा भार उसके ऊपर छोड़ दिया था। ये सब कहते हुए वैदिक जल्दी से अपना फोन निकाल कर ईशा का नंबर डायल करता है। ईशा जो ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसने अभी एक बाइट ही खाया था कि तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसे सुनकर ईशा अपना फोन पर फ्लेश हो रहे नाम को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, अब ये क्यों मुझे फोन कर रहा है। कहते हुए वो फोन उठाकर अपने कान के पास रख जैसे ही कुछ बोलने को होती है उसके पहले ही उधर से वैदिक की बहुत ही सर्द आवाज उसके कानों में सुनाई देती है, अभी के अभी मेरे रूम में आओ, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है। उसकी बात सुनकर ईशा कुछ कहती कि उसके पहले ही वैदिक कॉल कट कर देता है। उसकी बात सुनकर ईशा जल्दी से अपनी चेयर से उठकर लिफ्ट की ओर भागती है। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर वीर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो, नाश्ता तो करती जाओ। लेकिन ईशा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। लिफ्ट के अंदर जाके सीधे 3rd फ्लोर का बटन प्रेस करती है। वैदिक के रूम में वैदिक सिया को अच्छे से बेड पर लेटा देता है। उसके बाद वैदिक सिया के गालों को सहलाते हुए उसे जगाने की कोशिश करते हुए अपनी नर्म आवाज में सिया से कहने लगता है, जान अपनी आंखें खोलो, जान अपनी आंखें जल्दी से खोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। ये सब कहते हुए वैदिक की आवाज में एक दर्द झलक रहा था। सिया को इस हालत में देखकर वैदिक की धड़कनें भी बहुत तेज चल रही थी और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं सिया और उसके बच्चों को कुछ हो न जाए उसकी इस गलती की वजह से। वैदिक सिया को फेस को देखता है जो धीरे धीरे अब पीला होने लगा था, जिसे देखकर उसे और भी ज्यादा बेचैनी होने लगती है। तभी उसके डोर को एक झटके से साथ खोलते हुए ईशा रूम के अंदर आती है। इस समय वो बहुत ही हाफ रही थी क्योंकि वो वैदिक के दिए गए समय के अंदर भाग कर आई थी। ईशा जल्दी से वैदिक के पास आती है और अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए वैदिक से पूछती है, क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया है। उसकी बात सुनकर वैदिक अपनी कठोर आवाज में उससे कहता है, जल्दी से जान को चेक करो, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था जिस वजह से वो बेहोश भी हो गई है। उसकी बात सुनकर ईशा जल्दी से सिया के हाथ को पकड़कर उसके पल्स को चेक करने लगती है। उसके बाद ईशा जल्दी से सिया को चेक करने लगती है। उसके बाद सिया जल्दी से वैदिक के रूम में से निकलकर बाहर जाती है। फिर कुछ देर बाद अपने मेडिकल किट के साथ रूम में आती है। उसके बाद वो सिया का चेकअप करने लगती है। कुछ देर चेकअप करने के बाद ईशा वैदिक को देखते हुए कहती है, हमने कल जो मेडिसिन सिया को दी थी वो सब कहाँ पर है। उसकी बात सुनकर वैदिक जल्दी से सिया की मेडिसिन निकाल कर ईशा को देता है। ईशा जल्दी से उसके हाथ से दवा लेके उसमें से एक दवा निकालती है और उसे वैदिक को देते हुए कहती है, इस दवा को अभी इसे खिला दो, उसके बाद इसे कुछ देर में होश आ जाएगा तो तुम इसे लेके हॉस्पिटल आ जाना, एक बार मैं जांच करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर वैदिक बस एक शब्द में जवाब देता है, ओके। वैदिक का जवाब सुनकर ईशा उसे घूरते हुए कहती है, वैसे तुमने बताया नहीं, अचानक से ऐसा कैसे हो गया, कहीं तुमने गुस्से में इसे धक्का तो नहीं ना दे दिया था जिस वजह से ये गिर गई होगी और इसके पेट में दर्द होने लगता है। ईशा की बात सुनकर वैदिक उसे अपनी जानलेवा आंखों से घूरते हुए कहता है, जस्ट गेट आउट। वैदिक की बात सुनकर ईशा उसे घूरते हुए कहती, मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन ध्यान रखो इसका 8वां महीना चल रहा है, इस समय में कोई ऐसी गलती नहीं हो और न ही इसके पेट पर ज्यादा भार पड़े। फिर वहां से जाते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। ईशा की बात सुनकर वैदिक अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध लेता है। चैप्टर 75 बार बार मारने से अच्छा एक ही बार में क्यों नहीं मार देते। ईशा गौर से वैदिक के हाथ को देखती है जिसका उसने मुट्ठी बना रखा था। उसे देखकर ईशा वैदिक को देखते हुए आगे कहती है, वैसे मैंने उसके फेस पर और लेफ्ट हैंड पर ऑलमेट लगा दी है, तुम्हारे हाथों के निशान कुछ देर में चले जाएंगे। और उसके राइट हैंड में मैंने पट्टी कर दी है क्योंकि उसके उस हाथ से खून रिस रहा था और जो जलने की वजह से छाले पड़े थे सब फट गए थे। लेकिन ध्यान रखना वो हाथ गीला ना हो, अगर गीला हुआ तो इन्फेक्शन हो सकता है। इतना कहकर ईशा चुप हो जाती है और वैदिक के कुछ बोलने का इंतजार करने लगती है। जब वो कुछ नहीं बोलता है तो ईशा उसे देखते हुए एक व्यंग भरी मुस्कान लिए कहती है,
तुम्हें पता है जब तुमने मुझे पहली बार उस हॉस्पिटल में भेजा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि ऐसा कौन है जो तुम मुझे वहां भेज रहे हो। फिर मैंने वहां सिया को देखा तो मैं समझी कि शायद तुम उसे पसंद करने लगे हो। आखिर वो इतनी प्यारी है ही कि कोई उससे दूर या खुद को उससे प्यार करने से रोक सके। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी जो तुम्हारी एक एक हरकतों से दूर होती चली गई। मैं शायद भूल गई थी वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी और शायद आज भी नहीं है और न ही कभी फ्यूचर में होगी। तुम उसे इतना टॉर्चर क्यों करते हो? तुम उसे घिरे घिरे मारते जा रहे हो और मैं एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें फर्क पड़े या न पड़े उससे, लेकिन तुमने धीरे धीरे उसे मार दिया है। उसके सारे इमोशन भी तुमने खत्म कर दिए हैं। तुम्हें तो अब खुश हो जाना चाहिए, आखिर तुम भी तो यही चाहते होगे। फिर गुस्से से ईशा चीखते हुए कहती है, सिया को बार बार मारने से ही एक ही बार में क्यों नहीं मार देते हो? क्यों उसे इतना तड़पा रहे हो? क्या बिगाड़ा है उस मासूम ने? उसने भी तो तुमसे मजबूरी में ही शादी की थी जैसे तुमने उससे की थी। फिर भी वो तुम्हें बार बार मौका देती थी या फिर इस तलाश में रहती थी कि तुम उसे अपना लोगे, अपना नाम दोगे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया बल्कि उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो तुम उसके पीठ पीछे उसकी केयर करने का हम तीनों वीर पार्थ और ईशा सामने दिखावा भी नहीं करना पड़ेगा। इतना कह ईशा बिना कुछ और कहे वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वैदिक सिया के फेस को देखता है जो इस वक्त बिल्कुल सूख चुका था। वैदिक सिया के फेस को देखते हुए उसके पास आता है और उसके फेस को ध्यान से देखता है तो पाता है सिया के चिन पर उसके 5 उंगलियों के निशान छपे हुए थे जो इस समय लाल नजर आ रहे थे। उसके बाद वो सिया के लेफ्ट हैंड को भी देखता है तो पाता है वहां भी इसके पकड़ने के निशान थे। और उसके बाद वो सिया के राइट हैंड को देखता है जिस पर ईशा ने पट्टी किया हुआ था। वैदिक सिया के उस हाथ को हल्के से उठाकर अपने हाथ में लेता है और फिर सिया के चेहरे को देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, जान, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फिर से हट कर दिया। मेरी ही गलती है जो मैंने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया। कहते हुए वैदिक झुककर सिया के हाथों को चूम लेता है। उसके बाद वैदिक सिया के उस हाथ को बहुत ही ध्यान से बेड पर रखता है। उसके बाद वैदिक सिया को बहुत ही ध्यान से उठाता है और खुद वो सिया के पीछे बैठकर उसे बैठा देता है। वैदिक ईशा की दी हुई दवा को लेता है और उसे सिया का मुंह खोलकर उसके मुंह में डाल देता है। फिर बेड साइड टेबल पर से पानी का ग्लास उठाकर सिया के मुंह में पानी डालता है। कुछ देर बाद वो ऐसे ही सिया को दवा खिलाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो बहुत ही आराम से सिया को बेड पर लेटा देता है। तभी उसके रूम के डोर पर नॉक होने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो डोर ओपन करता है। डोर ओपन होते ही पार्थ अपने हाथ में खाने की ट्रे लिए आता है और उसे बहुत ही सलीके के साथ कॉफी टेबल पर रखकर रूम में से बाहर निकल जाता है बिना कोई आवाज या शोर किए। उसके जाने के बाद वैदिक एक नज़र सिया को देखता है, फिर चुपचाप वो भी आके सोफे पर बैठकर एक नज़र ब्रेकफास्ट पर डालता है। फिर सिया के फेस को देखता है। सिया को देखकर वैदिक अपने सामने लगे ब्रेकफास्ट को देखता है तो उसमें वही डिशेस थी जो वो आज के दिन खाता था और एक साइड में कुछ कटे हुए फ्रूट्स और दलिया था जिसे देखकर वैदिक तुरंत समझ जाता है कि ये सब सिया के लिए ही आया है। चैप्टर 76 बॉयफ्रेंड। वैदिक ब्रेकफास्ट को साइड में कर देता है और सिया के होश में आने का वेट करने लगता है। नीचे डाइनिंग एरिया में सब लोग अपनी अपनी जगह पर नाश्ता करने बैठे हुए थे और अब तक ईशा भी आ गई थी और पार्थ भी आके अपनी सीट पर बैठ गया था। ईशा को देखकर दिशा पूछती है, किसका कॉल था ईशा जो तुम तुरंत भाग कर गई थी और मॉम के पूछने पर भी नहीं बताया कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? दिशा की बात सुनकर ईशा उससे झूठ बोलते हुए कहती है, वो एक इमरजेंसी कॉल आया था इसलिए गई थी। इतना कह वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। उसकी बात सुनकर दिशा अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए धीरे से कहती है, कहीं इसके बॉयफ्रेंड का तो कॉल नहीं आया था और हम सब से छुपाने के लिए भाग कर गई थी। दिशा का बड़बड़ाना सार्थक और चित्रांग सुन लेते हैं क्योंकि दोनों ही उसके एक एक साइड में बैठे हुए थे। सार्थक दिशा की बात सुनकर उसके ओर झुकते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है जो तुम कुछ भी बकती रहती हो। सार्थक की बात सुनकर दिशा अपने मुंह को फुलाते हुए उससे पूछती है, आपने सुन लिया? दिशा की बात सुनकर सार्थक बस उसे एक स्माइल पास कर देता है जिसका साफ साफ मतलब था कि उसने सुन लिया है। दिशा के दूसरी साइड में बैठा चित्रांग उसकी बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी को भींच लेता है और घूर कर अपने सामने बैठी ईशा को अपनी गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे दिशा की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। और उसी तरह ईशा को घूरते हुए अपने मन में कहता है बॉयफ्रेंड इंटरेस्टिंग। इतना कह वो अपने राइट हैंड हाथ में पकड़े स्पून को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लेता है। कुछ देर में सब लोग अपना नाश्ता खत्म कर कर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सार्थक और रघुवेंद्र जी अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। ईशा हॉस्पिटल जाने के लिए अपने रूम में तैयार होने चली जाती है। पार्थ और वीर भी खुराना एम्पायर के लिए निकल जाते हैं। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ सुमन जी, दिशा, चित्रांग, जॉनी और पीटर ही बचे हुए थे। सुमन जी उन तीनों को देखकर कहती है, हम आप तीनों को आपका कमरा दिखा देते हैं, चलिए हमारे साथ, और जब तक आप सब यहाँ रहेंगे तब तक आप सब अपने अपने रूम में रहिएगा। कहते हुए वो लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है और उनकी बात सुनकर वो तीनों भी उनके पीछे लिफ्ट में बढ़ जाते हैं। कुछ देर में लिफ्ट आके फर्स्ट फ्लोर पर रुकती है। उसके बाद सुमन जी बाहर आती हैं, तभी उन्हें सामने से आती हुई मीठी दिखती है। उसे देखकर सुमन जी उसे आवाज देती है, मीठी। सुमन जी की आवाज सुनकर मीठी उनके पास आती हैं और बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ अपनी मीठी सी आवाज में कहती हैं, यस मैडम। उसकी आवाज सुनकर जॉनी और पीटर, जो आपस में इशारे से कुछ बातें कर रहे थे, दोनों एक साथ उसे देखते हैं। जॉनी तो उसे एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखकर अपनी नज़रें उससे फेर लेता है, लेकिन पीटर तो उसे अभी भी खोए हुए ही देख रहा था। सुमन जी मीठी को देखते हुए कहती है, मीठी तुम जॉनी और पीटर को उनका रूम दिखा दो, तब तक मैं चित्रांग को उनका रूम दिखाकर आती हूँ। और हाँ, दोनों से पूछ भी लेना, अगर उन्हें कुछ चेंज चाहिए रूम तो उसे उनके हिसाब से करा देना। सुमन जी की बात सुनकर मीठी जी मैडम कहते हुए जॉनी और पीटर को अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ने लगती है। उनके जाने के बाद सुमन जी चित्रांग को देखते हुए कहती है, आप हमारे साथ चलिए, आपका रूम सेकंड फ्लोर पर है। कहते हुए वो एक बार फिर से लिफ्ट के अंदर बढ़ जाती है और उनके पीछे चित्रांग भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चल देता है। कुछ देर में सुमन जी सेकंड फ्लोर पर एक रूम के सामने आके रुकती हैं और चित्रांग को देखते हुए कहती हैं, चित्र बेटा ये आपका रूम है। कहते हुए डोर ओपन करते हुए उस रूम के अंदर जाती है। चित्रांग भी उनके पीछे रूम के अंदर चला जाता है। रूम अंदर से एकदम लग्जरियस लग रहा था, हर एक चीज सलीके से रखी हुई थी अपनी जगह पर। सुमन जी चित्रांग को देखते हुए कहती हैं, चित्र बेटा अगर आपको इस कमरे में कुछ पसंद नहीं आया होगा तो आप हमें बता दीजिए, हम उसे चेंज करा देंगे। सुमन जी की बात सुनकर चित्रांग एक नज़र पूरे रूम को देखता है, फिर सुमन जी को देखते हुए बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नहीं आंटी, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। चैप्टर 77 बॉम्ब ब्लास्ट। वैदिक का गुस्सा। सिया का वैदिक के बातों का जवाब न देना। उसका जवाब सुनकर सुमन जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, तुम भी रेस्ट करो। अब इतना कह सुमन जी रूम में से बाहर निकल जाती है। उन्हें जाते हुए देखकर चित्रांग जल्दी से डोर के पास आता है डोर लॉक करने के लिए, तभी उसकी नज़र अपने सामने वाले रूम में से निकलती हुई ईशा पर जाती है, जो अपने रूम में से तैयार होकर एक हाथ में मेडिकल किट लिए बाहर आ रही थी। उसे देखकर चित्रांग अपने मन में कहता है, तो ये इस रूम में रहती है। कहते हुए उसके होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो डोर लॉक कर रूम में आ जाता है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसकी आवाज सुनकर चित्रांग अपने पॉकेट से फोन निकालकर देखता है तो उस पर जॉनी का ही मैसेज था, जिस पर लिखा था, बॉस काम हो गया है। उस मैसेज को देखकर चित्रांग डेविल स्माइल करते हुए बेड पर लेट जाता है। थर्ड फ्लोर वैदिक के रूम में वैदिक का फोन रिंग करता है, जिसकी आवाज सुनकर वैदिक कॉल पिक कर अपने कान के पास लगाता है और बस एक शब्द कहता है, बोलो। तभी दूसरे साइड से पार्थ कहता है, फ्रॉम हाउस पर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया है, जिस वजह से वो पूरा फ्रॉम हाउस जलकर राख में बदल गया है। वीर को जैसे ही पता चला वो तुरंत ही वहां पर गया है। पार्थ की बात सुनकर वैदिक गुस्से से बौखला जाता है और अपना फोन फर्श पर जोर से फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही फोन टूटकर कई टुकड़ों में फर्श पर बिखर जाता है। वैदिक गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो मुझसे पंगा ले रहा है। उसने फ्रॉम हाउस में आग नहीं बल्कि अपनी चिता में आग लगाया है और बहुत जल्द ही मैं उसे भी राख में मिला दूंगा। वैदिक इतना कहे एक नज़र सिया की ओर डालता है तो पाता है सिया को होश आ चुका था और वो बेड से उठने की कोशिश कर रही थी।
सिया के फेस को देखते ही वैदिक अपने गुस्से को भूल जाता है और जल्दी से उसके पास जाकर सिया की बैठने में मदद करता है। वैदिक सिया को अच्छे से बिठाकर सिया के गालों को अपने दोनों हाथों में भरकर झुककर सिया के फोरहेड पर एक लाइट किस करता है। उसके ऐसा करते ही सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि ये पहली बार था जब वैदिक ने उसे ऐसे किस किया था। सिया के हिसाब से वैदिक सिया को लाइट किस करके उससे दूर होता है और उसी तरह से उसके गालों को अपने हाथों में भरे हुए ही अपनी सॉफ्ट वॉइस में सिया को बुलाता है। जान। उसकी आवाज सुनकर सिया झट से अपनी आंखें खोलती है और वैदिक की हेजल ग्रीन आंखों में देखने लगती है जिनमें इस वक्त उसके लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन सिया उसे इग्नोर करते हुए अपना सर तुरंत ही नीचे की ओर झुका लेती है। उसे इस तरह से देखकर वैदिक बहुत ही सॉफ्ट आवाज में फिर से एक बार सिया से पूछता है, जान अब तुम कैसी हो, क्या अभी भी तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। वैदिक की बातों में सिया के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार भी सिया वैदिक को नहीं देखती है और न ही उसके सवालों का जवाब देती है। सिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे वैदिक के इन सवालों में कोई इंटरेस्ट ही न हो। सिया को कोई जवाब ना देते हुए देखकर वैदिक को फिर से गुस्सा आने लगता है और वो अपना हाथ सिया के गालों पर से हटाकर फिर से सिया के चीन को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ता है। तभी उसे सिया के चीन पर अपने उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो अपनी मुट्ठी बांधकर खुद को शांत करते हुए सिया से बहुत ही पोलाइटली बोलता है, जान। लेकिन फिर भी सिया उसकी ओर नहीं देखती है, बल्कि वो इस बार अपने राइट हैंड को बहुत ही ध्यान से देख रही थी जिसपे कुछ देर पहले ही ईशा ने पट्टी किया था। वैदिक सिया के जवाब न देने से उसे गौर से देखता है और उसकी नजरों का पीछा करते हुए वो भी देखता है तो उसकी भी नजर सिया के जले हुए हाथ पर चली जाती है। सिया को एक तक उसे हाथ को देखते हुए वैदिक धीरे से सिया के उस हाथ को बहुत ही आराम से अपने हाथ में लेते हुए कहता है, क्या अभी भी दर्द हो रहा है। वैदिक की इस बात को सुनकर इस बार सिया वैदिक की ओर देखती है और उसकी हेजल ग्रीन आंखों में अपने समुद्र जैसी नीली आंखों से देखते बिना किसी भाव के वैदिक को जवाब देते हुए ही उससे सवाल करती है। दर्द तो उन्हें होता है जिनमें जान होती है, बेजान चीजों को दर्द भी होता है क्या जो हमें होगा। सिया की बातों को क्या जवाब देगा वैदिक। जॉनी का मैसेज देखकर चित्रांग क्यों डेविल स्माइल कर रहा था। क्या इस ब्लास्ट के पीछे चित्रांग का हाथ है या फिर किसी और का हाथ है। वीर पता कर पाएगा कि किसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया है। चैप्टर 78 बॉम्ब ब्लास्ट। वैदिक का गुस्सा और सिया का वैदिक को इग्नोर करना। उसका जवाब सुनकर सुमन जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा मैं जाती हूँ, तुम भी रेस्ट करो। अब इतना कह सुमन जी रूम में से बाहर निकल जाती है। उन्हें जाते हुए देखकर चित्रांग जल्दी से डोर के पास आता है डोर लॉक करने के लिए। तभी उसकी नज़र अपने सामने वाले रूम में से निकलती हुई ईशा पर जाती है जो अपने रूम में से तैयार होकर एक हाथ में मेडिकल किट लिए बाहर आ रही थी। उसे देखकर चित्रांग अपने मन में कहता है, तो ये इस रूम में रहती है। कहते हुए उसके होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो डोर लॉक कर रूम में आ जाता है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसकी आवाज सुनकर चित्रांग अपने पॉकेट से फोन निकालकर देखता है तो उस पर जॉनी का ही मैसेज था जिस पर लिखा था, बॉस काम हो गया है। उस मैसेज को देखकर चित्रांग डेविल स्माइल करते हुए बेड पर लेट जाता है। थर्ड फ्लोर वैदिक के रूम में वैदिक का फोन रिंग करता है जिसकी आवाज सुनकर वैदिक कॉल पिक कर अपने कान के पास लगाता है और बस एक शब्द कहता है, बोलो। तभी दूसरे साइड से पार्थ कहता है, फ्रॉम हाउस पर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया है जिस वजह से वो पूरा फ्रॉम हाउस जलकर राख में बदल गया है। वीर को जैसे ही पता चला वो तुरंत ही वहां पर गया है। पार्थ की बात सुनकर वैदिक गुस्से से बौखला जाता है और अपना फोन फर्श पर जोर से फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही फोन टूटकर कई टुकड़ों में फर्श पर बिखर जाता है। वैदिक गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो मुझसे पंगा ले रहा है। उसने फ्रॉम हाउस में आग नहीं बल्कि अपनी चिता में आग लगाया है और बहुत जल्द ही मैं उसे भी राख में मिला दूंगा। वैदिक इतना कहे एक नज़र सिया की ओर डालता है तो पाता है सिया को होश आ चुका था और वो बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। सिया के फेस को देखते ही वैदिक अपने गुस्से को भूल जाता है और जल्दी से उसके पास जाकर सिया की बैठने में मदद करता है। वैदिक सिया को अच्छे से बिठाकर सिया के गालों को अपने दोनों हाथों में भरकर झुककर सिया के फोरहेड पर एक लाइट किस करता है। उसके ऐसा करते ही सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि ये पहली बार था जब वैदिक ने उसे ऐसे किस किया था। सिया के हिसाब से
वैदिक सिया को लाइट किस करके उससे दूर होता है और उसी तरह से उसके गालों को अपने हाथों में भरे हुए ही अपनी सॉफ्ट वॉयस में सिया को बुलाता है। जान। उसकी आवाज सुनकर सिया झट से अपनी आंखें खोलती है और वैदिक की हेजल ग्रीन आंखों में देखने लगती है, जिनमें इस वक्त उसके लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन सिया उसे इग्नोर करते हुए अपना सर तुरंत ही नीचे की ओर झुका लेती है। उसे इस तरह से देखकर वैदिक बहुत ही सॉफ्ट आवाज में फिर से एक बार सिया से पूछता है, जान अब तुम कैसी हो, क्या अभी भी तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? वैदिक की बातों में सिया के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार भी सिया वैदिक को नहीं देखती है और न ही उसके सवालों का जवाब देती है। सिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे वैदिक के इन सवालों में कोई इंटरेस्ट ही न हो। सिया को कोई जवाब ना देते हुए देखकर वैदिक को फिर से गुस्सा आने लगता है और वो अपना हाथ सिया के गालों पर से हटाकर फिर से सिया के चीन को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ता है। तभी उसे सिया के चीन पर अपने उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो अपनी मुट्ठी बांधकर खुद को शांत करते हुए सिया से बहुत ही पोलाइटली बोलता है, जान। लेकिन फिर भी सिया उसकी ओर नहीं देखती है, बल्कि वो इस बार अपने राइट हैंड को बहुत ही ध्यान से देख रही थी, जिसपे कुछ देर पहले ही ईशा ने पट्टी किया था। वैदिक सिया के जवाब न देने से उसे गौर से देखता है और उसकी नजरों का पीछा करते हुए वो भी देखता है तो उसकी भी नजर सिया के जले हुए हाथ पर चली जाती है। सिया को एक तक उसे हाथ को देखते हुए वैदिक धीरे से सिया के उस हाथ को बहुत ही आराम से अपने हाथ में लेते हुए कहता है, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? वैदिक की इस बात को सुनकर इस बार सिया वैदिक की ओर देखती है और उसकी हेजल ग्रीन आंखों में अपने समुद्र जैसी नीली आंखों से देखते बिना किसी भाव के वैदिक को जवाब देते हुए ही उससे सवाल करती है। दर्द तो उन्हें होता है जिनमें जान होती है, बेजान चीजों को दर्द भी होता है क्या जो हमें होगा? सिया की बातों को क्या जवाब देगा वैदिक? जॉनी का मैसेज देखकर चित्रांग क्यू डेविल स्माइल कर रहा था। क्या इस ब्लास्ट के पीछे चित्रांग का हाथ है या फिर किसी और का हाथ है? वीर पता कर पाएगा कि किसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया है। चैप्टर 79। फिर से सिया को चित्रांग का हाथ पकड़कर जाता देखकर वैदिक की भवें फिर से सिकुड़ जाती है और वो अपने दांत पिसते हुए बहुत ही डरावनी आवाज में सिया को आवाज देता है, जान। वैदिक की आवाज सुनकर सिया का दिल धक से करता है और वो अपनी जगह पर रुककर हैरानी के साथ वैदिक को अपनी नीली आंखों से देखने लगती है, क्योंकि सिया को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सबके सामने उसे जान कहकर बुलाएगा, वो भी इस तरह से। उसका तो दिमाग ही पूरा ब्लैक हो चुका था उसके मुंह से फिर से जान सुनकर। वैदिक के मुंह से जान सुनकर सभी लोग आश्चर्य से वैदिक को देखने लगते हैं और समझने की कोशिश करने लगते हैं कि उसने किसे कहा है। लेकिन वैदिक की आगे की बात सुनकर सुमन जी, सार्थक और दिशा को फिर से एक झटका लगता है और वो तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं। सिया को बोला। उसके बाद तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं जैसे कंफर्म कर रहे हो, सही कहा ना मैंने? वही रघुवेंद्र जी वैदिक को देखकर अपने मन में कहते हैं, कुछ तो अकल आए इससे, कम से कम किसी के सामने तो सिया को अपनी पत्नी मानेगा। अब इतना कह वो अपना फेस साइड कर सुमन जी को देखने लगते हैं, जो हैरानी वाले भाव लिए वैदिक को ही एक तक देख रही थी। उन्हें इस तरह देखकर रघुवेंद्र जी बस अपना सर हिला देते हैं। उसके बाद वो भी एक डेविल स्माइल करते हुए वैदिक को देखकर कहते हैं, थोड़ा मजा तो हम भी ले सकते हैं जब इतना अच्छा सो चल रहा है तो। वैदिक आगे कहता है, जान तुमने कभी बताया नहीं। फिर चित्रांग की ओर इशारा करते हुए, मेरा एक साला भी है। उसके बाद वो थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए आगे कहता है, अरे नहीं जान, मैंने शायद गलत बोल दिया, मेरा एक साला नहीं बल्कि। फिर जॉनी और पीटर को देखकर तीन तीन साले हैं कहते कहते वैदिक सिया के सामने आके खड़ा हो जाता है। वैदिक की बात सुनकर और उसे अपने सामने खड़ा देखकर सिया की पकड़ चित्रांग के हाथों पर कस जाती है, जिसे महसूस कर चित्रांग सिया के फेस को देखता है जिसपे कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ सवाल जरूर थे। लेकिन चित्रांग वैदिक की बात सुनकर और अपने सामने देखकर जल्दी से रिएक्ट करता है और बोलता है, आप कौन और आप मेरी सिस्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। चित्रांग की बात सुनकर वैदिक अपनी डरावनी मगर धीमी आवाज में पूछता है, क्यों, मैं ऐसे बात क्यों नहीं कर सकता हूं। उसके बाद वो चित्रांग को पूरा इग्नोर करते हुए सिया से कहता है, जान तुमने अपने इस मुंह बोले भाई को क्यों नहीं बताया कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूं, देखो अब वो मुझसे कैसे बात कर रहा है। वैदिक की बात सुनकर सिया के साथ साथ सभी लोगों को फिर से एक बार झटका लगता है।
तभी वीर पार्थ से कहता है, क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? जो इसने ऐसा कहा उसकी बात सुनकर पार्थ अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ जवाब देता है, मुझे पता नहीं आज इसे क्या हुआ है। पार्थ की बात सुनकर वीर उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता होगा, तुम तो उसके बचपन से दोस्त हो, उसके साथ पढ़े भी हो और साथ में बड़े भी हुए हो और अब एक साथ काम भी करते हो, उसके एक इशारे से उसकी पूरी बात समझ जाते हो, तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता है? वीर की बात सुनकर पार्थ कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद वो वैदिक को देखने लगता है। उसे इस तरह देखकर वीर अपने दांत पिसते हुए कहता है, दोनों ही एक जैसे हैं। इतना कह वो भी वैदिक को देखने लगता है। इसके विपरीत सिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सदमे में चली गई है। वैदिक की बात सुनकर सिया को खोया हुआ देखकर वैदिक सिया के बाजू को पकड़कर अपने ओर खिंचता है, जिससे सिया सीधे उसके सीने से जा लगती है। वैदिक के ऐसा करते ही सिया अपने होश में आती है और वो उससे खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन वैदिक उसे नहीं छोड़ता है। चित्रांग वैदिक की इस हरकत पर उसे घूरकर देखने लगता है और अपने मन में कहता है, चलो अच्छा हुआ जो आपने खुद ही बता दिया अपने बारे में, वरना मुझे सिस्टर से आपके बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन आपने खुद ही अपने बारे में बताकर मेरा काम और भी आसान कर दिया। वैदिक चित्रांग को खुद को इस तरह से देखते हुए देखकर डेविल स्माइल करता है। फिर वो सिया को उसी तरह पकड़े हुए अपनी मैग्नेटिक आवाज में आगे कहता है, चित्रांग को देखते हुए। चैप्टर 80 सिया का प्लेट फेंकना, वैदिक का सिया के पीछे जाना। वैदिक अपने सवाल के जवाब के बदले सिया का सवाल सुनकर गौर से उसके आंखों में देखने लगता है, जिनमें उसे कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहा था। सिया को इस तरह से खुद को देखते हुए पाकर वैदिक भी इस बार खामोश हो जाता है। उसे इस बार समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे उसकी बातों को। वैदिक सिया से बिना कुछ बोले ही कॉफी टेबल के पास आता है और सिया के लिए आया ब्रेकफास्ट की प्लेट लेके बेड के पास जाता है और उसे सिया की ओर बढ़ाते हुए अपनी इमोशन लेस फेस के साथ भारी आवाज में कहता है, इसे अभी खाओ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो सिया को खाने के लिए कह नहीं रहा हो बल्कि उससे ऑर्डर दे रहा हो। वैदिक की बात सुनकर सिया बिना किसी भाव के उसके हाथ से प्लेट ले लेती है और उससे अपनी नजरें फेरकर बालकनी की ओर देखने लगती है। वैदिक सिया को खुद से नजरें फेरते ही उसकी माथे की नसें उभर आई थी गुस्से से और वो अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध लेता है। सिया वैदिक से नजरें फेरे हुए ही अपनी नजरें अपने हाथ में लिए प्लेट पर कर लेती है और उसे देखने लगती है। सिया प्लेट में रखी चीजों को देखकर अजीब से मुंह बनाने लगी थी और ऐसे ही देखते हुए करीब 5 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन सिया अभी तक कुछ भी नहीं खाती है। उसे इस तरह से देखकर वैदिक उसे घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, जाना शब्द पर जोर देते हुए, मैंने तुम्हें ये प्लेट देखकर मुंह बनाने के लिए नहीं बल्कि प्लेट में रखे चीजों को खाने के लिए दिया है। उसकी बात सुनकर सिया कुछ कहती उसके पहले ही वो अपने हाथ में पकड़ी प्लेट को एक झटके के साथ फर्श पर फेंककर अपने लेफ्ट हैंड को अपने मुंह पर रखकर जल्दी से बेड पर से उतरकर सीधे वॉशरूम की ओर भागती है। वैदिक पहले तो सिया के इस तरह से प्लेट को फर्श पर फेंकते हुए देखकर गुस्से से उसे कुछ कहने जाता है, लेकिन दूसरे ही पल सिया को इस तरह से वॉशरूम की ओर भागते हुए देखकर उसकी भवें सिकुड़ जाती है और वो भी बिना देर किए सिया के पीछे अपने लंबे लंबे कदमों से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वॉशरूम के अंदर वैदिक जब अंदर आता है तो उसकी नज़र सिया के ऊपर जाती है, जो वॉश बेसिन के पास अपने फेस को लटकाए हुए उल्टियां कर रही थी। सिया तरह से देखकर वैदिक जल्दी से उसके पीछे जाके उसकी पीठ को सहलाने लगता है। कुछ देर उल्टी कर लेने के बाद सिया अपने फेस को वॉश करने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर कर करती है उनमें पानी लेने के लिए, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने राइट हाथ में बंदी पट्टी पर जाती है, जिसे देखकर सिया अपने राइट हैंड को नीचे कर लेती है और वो अपने लेफ्ट हैंड को जैसे ही आगे बढ़ाती है तभी उसे अपने फेस पर वैदिक के गीले हाथ महसूस होते हैं, जिसे महसूस कर सिया अपने हाथ को रोक लेती है। वैदिक सिया को अपने हाथ को देखते हुए देखकर जल्दी से अपने सेंस में आता है और खुद ही आगे बढ़कर अपने हाथ से सिया के फेस को साफ करने लगता है। सिया का फेस साफ कर लेने के बाद वैदिक वॉशरूम के अंदर रखे हुए एक छोटे से तौलिया को लेता है और उससे सिया के फेस को साफ करता है। उसके बाद उसे बकेट में फेंक देता है। सिया के फेस को तौलिया से साफ करने के बाद वैदिक सिया के फेस को देखता है, जो बहुत ज्यादा उल्टी करने की वजह पीले पड़ गए थे।
वैदिक सिया को एक नज़र देखकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके ऐसा करते ही सिया गिरने के डर से वैदिक के कंधे को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेती है। उसे डरते हुए देखकर वैदिक के होठों पर एक ना बयां करने वाली हंसी तैर जाती है, जिसे वो जल्द ही छुपा लेता है और वैसे ही सिया को अपने बाहों में लिए हुए ही वॉशरूम में से बाहर आता है। वैदिक सिया को अपने बाहों में ही लिए हुए ही सोफे के पास आता है और बहुत ही आराम से सिया को सोफे पर बैठा देता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। वैदिक कॉफी टेबल पर रखे हुए बाउल्स जो ढके हुए थे और एक खाली प्लेट को देखता है जिनमें उसके लिए नाश्ता था। उन बाउल्स को देखने के बाद वैदिक उन बाउल्स पर से उनके ढक्कन को हटाता है। उसके बाद उस खाली प्लेट में उन बाउल्स में रखे हुए खाने को प्लेट में एक एक कर निकालता है। वैदिक ये सब किसी प्रोफेशनल की तरह कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही माहिर है खाना सर्व करने में। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।